नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमारा ये अध्ययन का कार्य निरंतर जारी है, हमारी चर्चा विभिन्न अध्याय को लेकर चल रही है। कक्षा 11 विषय जीव विज्ञान अध्याय 6 पुष्पी पादपों का शारीर। शारीर क्या होता है, इसकी सिंपली परिभाषा आप देख चुके हैं। किसी पादप के आंतरिक अंगों का अध्ययन करना ही शारीर कहलाता है। तो यहाँ पर आपने विभिन्न प्रकार के पादपों के उत्तक के बारे में आपने पढ़ा। उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, उत्तक की परिभाषा क्या होगी, विभिन्न प्रकार के उत्तकों का क्या कार्य है, और आपने नोट्स और वीडियो के माध्यम से उसको समझा है, उसको लिखकर कंप्लीट भी किया होगा। आज हमारा जो टॉपिक है वो है उत्तक तंत्र। विभिन्न प्रकार के उत्तक मिलकर एक तंत्र की रचना करते हैं, जिसे उत्तक तंत्र कहते हैं। अब पादप में विभिन्न प्रकार के उत्तक तंत्र जो होते हैं, जिनका कार्य अलग अलग किस रूप में होगा, तो यहाँ पर हम बात करेंगे पादप शरीर में कौन कौन से उत्तक तंत्र पाए जाते हैं। तो संरचना एवं स्थिति के आधार पर उत्तक तंत्र 3 प्रकार के होते हैं। सीधी सी बात है, पादपों की आंतरिक रचना एवं उसकी स्थिति के आधार पर उत्तक तंत्र जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर पहले नाम नोट कर लें आप। बाह्य त्वचीय उत्तक, भरण या मौलिक उत्तक, और तीसरा है संवहनी उत्तक। यानी कि बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र, भरण या मौलिक उत्तक तंत्र, और तीसरा है संवहनी उत्तक तंत्र। इस प्रकार से यहाँ पर 3 प्रकार के उत्तक तंत्र पाए जाते हैं। अब यहाँ पर तीनों में जो मैं मोटे रूप में जो हमें देखना होता है उसकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। बाकी कंप्लीट जो नॉलेज है इसका नोट्स और पुस्तक के माध्यम से आपको प्राप्त करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे बाह्य त्वचीय उत्तक क्या होते हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूं, यह उत्तक पौधे के सबसे बाहरी भाग वाला भाग है। यानी कि जो उत्तक है उसमें सबसे बाहर का जो आवरण होता है वो बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र कहलाता है। तो पौधे का सबसे बाहरी आवरण जिसे हम बाह्य त्वचीय उत्तक कहते हैं। अब इस उत्तक तंत्र में कौन कौन से भाग सम्मिलित हैं, तो यहाँ पर आप देखें, एक तो रंध्र और एक मूलरोम। ये 2 संरचना ऐसी होती हैं जो पौधे के बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र में पाई जाती है। अब रंध्र के बारे में आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। रंध्र गैसों का विनिमय करना, वाष्पोत्सर्जन करना, ये सारे कार्य रंध्र के माध्यम से होते हैं, जो बाह्य त्वचीय भाग में उपस्थित होता है और इसका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। ये कब खुलता है, कैसे बंद होता है, क्या कार्य, छोटी क्लासों से आप इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो बाह्य त्वचीय उत्तक का सबसे बाहरी आवरण जिसमें रंध्र की उपस्थिति, और दूसरा होता है मूलरोम। यानी कि बाह्य त्वचा जो होती है उसके ऊपर मूलरोम पाए जाते हैं, और मूलरोम का कार्य है जल का अवशोषण करना, अच्छे से जानते हैं आप लोग, और ये जड़ों में उपस्थित होता है। तो ये बाह्य त्वचीय उत्तक में केवल इतनी सी समझने के लिए जो सिंपल सी बात है जिसे आपको नोट करना होगा, किसी उत्तक तंत्र के सबसे बाहरी आवरण को बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र कहते हैं। अगला अगर देखें तो भरण उत्तक आता है। तो यहाँ पर आप देखें बाह्य त्वचा, और तीसरा हमारा जो उत्तक तंत्र है वो संवहन मंडल के अतिरिक्त सभी उत्तक भरण उत्तक में आते हैं। यानी कि बाहरी जो भाग है उसको, और तीसरा हमारा जो संवहनी उत्तक तंत्र है जो बीच में आपको चित्र के माध्यम से बताया जाएगा, इसके बीच का जितना भी भाग आएगा इन दोनों को छोड़ दें, पहले और तीसरे वाले तंत्र को, तो शेष बचे हुए भाग को हम भरण उत्तक तंत्र या मौलिक उत्तक तंत्र कहते हैं। तीसरा जो प्रकार आ रहा है वो संवहनी उत्तक तंत्र। छोटी क्लास में आपने पढ़ा है संवहनी मंडल जिसमें जाइलम फ्लोएम होते हैं। जाइलम का जो कार्य है जल का संवहन करना, और फ्लोएम का जो कार्य है वो तरल खाद्य पदार्थों का परिवहन करना है। तो इस तंत्र में जटिल उत्तक तंत्र जाइलम और फ्लोएम होते हैं। यहाँ पर मैंने पहले आपको बता दिया। तो यहाँ पर संवहनी जो उत्तक तंत्र है, जैसे द्विबीजपत्री की बात करें हम लोग, तो द्विबीजपत्री पादपों में जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम उपस्थित होता है। इसकी महत्वपूर्ण भूमिका द्वितीयक वृद्धि में आप देखेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ में। और एक बीजपत्री जो पादप है जिसमें कैम्बियम नहीं होता है, तो इन एक बीजपत्री पादपों में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। तो यहाँ पर इन दोनों में अंतर भी आपको देखने मिलेगा कि
इस संवहनी उत्तक तंत्र में जटिल उत्तक जाइलम फ्लोएम होते हैं और द्विबीजपत्री पादपों में कैम्बियम उपस्थित होता है और एकबीजपत्री पादपों में कैम्बियम उपस्थित नहीं होता है। इस प्रकार से आपके ये उत्तक तंत्र जो है बुक में 3 प्रकार के दे रखे हैं और तीनों के अंदर जो मोटे मोटे रूप में जो बातें हैं जो मैंने आपको यहाँ बताने का प्रयास किया है, बाकी सब चीजें आपको नोट्स के रूप में दे रहा हूँ, साथ में पुस्तक का भी आपको उपयोग करते रहना है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री पादपों का शरीर। अब यहाँ पर आप देखें द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री दोनों का अध्ययन करेंगे और इसमें जड़, तना और पत्ती तीनों की संरचना को आपको द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री के रूप में आपको समझना होगा। तो सबसे पहले आज हम जो बात करेंगे यहाँ पर वो ले रहे हैं, केवल हम जड़ की ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको समझना है जड़ द्विबीजपत्री, जड़ एकबीजपत्री दोनों रूप में आपको देखना पड़ेगा। इसी प्रकार तना द्विबीजपत्री, तना एकबीजपत्री, इसी प्रकार पत्ती में भी एकबीजपत्री और द्विबीजपत्री, यानी कि इन तीनों को आपको द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री के माध्यम से आपको देखना होगा। तो यहाँ पर आज हम जो चर्चा करेंगे वो केवल जड़ की होगी। तो यहाँ मूल या जड़ जो है वो द्विबीजपत्री की हम बात करेंगे, यानी कि द्विबीजपत्री जो जड़ होता है या द्विबीजपत्री जो मूल है उसकी संरचना किस रूप में होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एक छोटा सा रेखा चित्र मैंने जो बना रखा है इसको आपको अपनी कॉपी और किताब में देखकर पूरा करना है। यहाँ पर आप देखेंगे केवल मैं आपको मोटे मोटे तौर पर बता रहा हूँ। अभी आपने लिखा था बाह्य त्वची, तो ये जो ऊपर का जो भाग आपको नजर आ रहा है ये बाह्य त्वचा के रूप में होता है। आपको बता देता हूँ मैं पूरा ये गोलाकार करके बाह्य त्वची उत्तक अभी आपने लिखा था यहाँ पर, और यहाँ पर एक लेबलिंग किया हुआ है मूल रोम, देखें तो मूल रोम आपने यहाँ लिखा था, यानी कि बाह्य त्वचा जो होती है उस पादप के सबसे बाहरी भाग में बाह्य त्वचा जिसका मूल रोम, तो ये वाला जो भाग है जिसे मैंने आपको बाह्य त्वचा के रूप में समझा रखा है। द्विबीजपत्री की बात कर रहे हैं। इसके बाद आता है जैसे तीसरे नंबर का संवहनी मंडल, तो यहाँ पर एक गोलाकार संरचना मैंने बना रखी, देखिए आप यहाँ पर, जिसमें जाइलम फ्लोएम होते हैं। अब जाइलम में आगे जाकर विभाजन, जैसे कि पहले बने हुए जाइलम को प्रोटोजाइलम, बाद में जो जाइलम बनता है उसको मेटाजाइलम कहते हैं। तो इसके बारे में विस्तृत संरचना आपको मिलेगी। तो इसमें जाइलम और फ्लोएम की जो संरचना है देखें किस रूप में होती है। बीच का जो भाग है उसको पिक्स कहते हैं, रिक्त स्थान होता है। बाकी सभी संरचनाएं इसमें आप अपने हाथ से पेंसिल के अंदर बनाकर कंप्लीट बताएंगे। फ्लोएम वाला भाग कौन सा है, जाइलम वाला भाग। तो यहाँ पर 3 उत्तक है, बाह्य त्वचीय, संवहनी उत्तक। बाह्य त्वचीय, संवहनी, बाकी जितना भाग ये जो शेष बचा हुआ है इसमें समस्त प्रकार की जो संरचना पाई जाती हैं वो आपके भ्रूण उत्तक में सम्मिलित होती है। शेष भाग जितना भी है खाली उसमें सभी में भ्रूण उत्तक पाए जाते हैं संवहन मंडल को छोड़कर। अब यहाँ पर आपके अंतर जो आएगा द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री में वो आपके यहाँ पर संवहन मंडल में और बाह्य त्वचा के रूप में आप इसको देख पाएंगे। द्विबीजपत्री के बाद बात करें एकबीजपत्री की, तो उसमें भी ये पूरी बाह्य त्वचा होगी जिसमें मूल रोम जो आपको दिख रहे हैं। तो ये पूरा बाह्य त्वचीय उत्तक जो होता है एकबीजपत्री में, ये जो संवहन मंडल है ये संवहन मंडल इसके और इसके दोनों में आपको अंतर नजर आएगा। अंतर आपके द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री में संवहन मंडल, जैसे कि जाइलम की संख्या यहाँ पर ज्यादा, इसके बाद यहाँ पर जाइलम जो 4 रेखा चित्रों में वहां पर आप देखें किस चक्र में स्थित है, यानी कि फ्लोएम जो है किस रूप में, ये सब चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेगी, यानी कि दोनों में अंतर आपको वहां से नजर आएगा। बाकी शेष बचा हुआ जो भाग है मलकूल का, ये पूरा शेष जो रिक्त स्थान है इस पूरे में आपके भ्रूण उत्तक पाया जाता है। अंतर केवल आप यहाँ और यहाँ देखेंगे, क्योंकि इसमें द्विबीजपत्री जो तने होते हैं जिसमें कैम्बियम होगा तो उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगी, और एकबीजपत्री जो है उसमें कैम्बियम नहीं होता है। इसमें यहाँ पर पिक्स जो मज्जा पिक्स होती है उसका आकार भी जो छोटा किस रूप में होगा, फ्लोएम की स्थिति, जाइलम की स्थिति, इसमें जाइलम की स्थिति, फ्लोएम की स्थिति, इस प्रकार से दोनों को मिलाकर अगर आप देखेंगे, बाकी पूरा तो बहुत सिंपल है, तो आपको एक ही समय में पूरा समझ में आ जाएगा। पहले चित्र बना लें, फिर उसका जो लिखने का वर्णन है वो वर्णन करेंगे। तो चित्र बनाने के बाद जैसे आप लिखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको जो है वो पूरा समझ में आ जाएगा जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है, क्योंकि इससे पहले इन 3 चीजों को आपने समझा और ये समझ में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जड़ द्विबीजपत्री, जड़ एकबीजपत्री और इस पूरे का आपका
प्रैक्टिकल भी है, आपको वहां पर आपको लैब में जाकर उसकी स्लाइड भी बनानी पड़ेगी। तो ये चीज रूप में आप डायग्राम बना रहे हैं, वो सारे डायग्राम आपको प्रयोगशाला में खुद स्वयं आप स्लाइड बनाएंगे और जड़ और तने की स्लाइड बनाकर आप स्वयं माइक्रोस्कोप के माध्यम से उक्त संरचना को आप देखेंगे। जाइलम की पोजीशन क्या है, फ्लोएम की पोजीशन क्या है, प्रोटोजाइलम क्या है, मेटाजाइलम क्या है, सबोनी बंडल क्या है, इन सब चीजों को आप वहां पर देखेंगे। तो ऐसी ही संरचना आपको तने में भी नजर आएगी, द्विबीजपत्री तना, एकबीजपत्री तना। इसी प्रकार की संरचना आप पत्ती में भी देखेंगे, द्विबीजपत्री पत्ती और एकबीजपत्री पत्ती। दोनों की जो चित्र है, दोनों की जो संरचना वो धीरे धीरे अंतर आता जाएगा। बाह्य त्वचा और सपन बंडल, बाह्य त्वचा और सपन बंडल। तो इस प्रकार से आज जो हम चर्चा की हमने वो केवल जड़ की है। तो जड़ ही के बारे में आप पढ़ेंगे। द्विबीजपत्री एकबीजपत्री के शारीर में आंतरिक संरचना है और ये उत्तक तंत्र जो 3 प्रकार के इनकी सिंपल संरचनाओं को आपको मैंने बता दिया है और मोटे मोटे रूप में जो संरचना है जिसको आपको समझाया है। बाकी सिंपली जो जानकारी है उसको मैंने नोट्स के रूप में आपको उपलब्ध करवाई है। निश्चित तौर पर आप उसको देखकर समझकर अपने अध्ययन के कार्य को सुचारू रखेंगे। धन्यवाद। जय।